नमस्कार बच्चों। आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आप लोग जानते हैं कि 9 नंबर का एक टॉपिक आता है जो कि जिसमें से आप लोगों को ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप लोगों ने सही से तैयारी कर दी तो वो 9 नंबर आप लोगों के कन्फर्म हो जाएँगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ निबंध लेखन की। मैं आज आप लोगों को 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध भी बताऊँगा। उसके साथ-साथ ही आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन चल रहे होंगे माइंड में, उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करूँगा। जैसे सर निबंध कितने पेज में लिखना चाहिए? क्या निबंध में रूपरेखा तैयार होनी चाहिए? क्या निबंध में हेडिंग्स ज़रूरी हैं? ऐसे करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करूँगा, समझा कर भी चलूँगा, ठीक है? तो सबसे बात करते हैं, यानी कि ये 9 नंबर जो हैं आप लोगों को मुफ्त में मिल जाएँगे। कैसे मिलेंगे? मैं आज इस 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो एक-एक करके सारी चीज़ें, सारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं और सारी चीज़ें ये आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध बताएँगे, ठीक है? तो डाउट्स क्या-क्या हैं? पहला डाउट है आप लोगों को, सर निबंध कितने पेज का लिखना चाहिए? देखो, आमतौर पर निबंध कितने नंबर का आता है? 9 नंबर का आता है। अब जब निबंध 9 नंबर का आता है तो मैं आप लोगों को सजेशन करूँगा कि द 2 से 3 पेज। अगर आपके पास समय लास्ट में, तो मैं कहूँगा कि जितना समय है 4-5 पेज तक भी कर सकते हैं तो कर लीजिए। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके 4 पेज आसानी से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 2 से 3 पेज हर एक टॉपिक का निबंध आप लोगों को लिखना ही लिखना है, तभी आपको 9 नंबर मिलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के चल रहा होगा माइंड में, मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ-साथ आप लोगों को सब कुछ बताते हुए चलूँगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या चल रहा होगा? क्या निबंध के लिए रूपरेखा, जिसे सिनोप्सिस कहते हैं, बनाना अनिवार्य है? तो देखो, बिल्कुल। आप लोगों ने कक्षा 8 तक ऐसे ही निबंध लिखा होगा, जैसे गाय पर निबंध लिखो, तो गाय पर निबंध आप लोग कैसे लिखते होंगे? पॉइंट करके ना, 1, 2, 3 ऐसे मैं भी लिखा हूँ, 8 तक मैंने भी लिखा है। 9th में आके ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली थी, ठीक है? तो मैं बताता हूँ कैसे क्या करना होता है। देखो, निबंध जो है, रूपरेखा जो है, आप लोग रूपरेखा वर्ड से ये क्या है? जैसे आप घर बनाते हैं तो फाउंडेशन होता है, जो नींव कहते हैं, नींव है। रूपरेखा क्या है? एक प्रकार की घर की नींव है। रूपरेखा ही डिसाइड करेगी कि इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे निबंध में क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? इसे देखकर ही एग्ज़ामिनर समझ जाता है कि आपने अंदर क्या लिखा है और पैराग्राफ कैसा मिलेगा। यानी कि हाँ, ये अनिवार्य है। और यही नहीं, सारे टॉपिक्स अनिवार्य हैं, मैं आपको बताऊँगा। अगर मुझे किसी टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो क्या मैं मन से लिख सकता हूँ? सिंपली तो देखो, अगर आपको ज़्यादा किसी टॉपिक्स पे अगर नहीं पता तो हाँ, बिल्कुल आप मन से लिख सकते हैं, बस वो मैच खाना चाहिए। अब पूछे हैं आपके राम के बारे में, मान लो टॉपिक राम दिया है, आपने वहाँ पे परशुराम के बारे में लिख दिया तो ये गलत। हाँ, आप ये लिख सकते हैं, एक मतलब राम से मिलता-जुलता कोई भी चीज़ उठाकर लिख सकते हैं। जैसे निबंध आपकी मौलिक सोच का स्टेप होता है, आप जानते हैं। बस आपको उस टॉपिक का कारण, लाभ, हानि और सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ, बस इतना है। आप वर्डों से उनको मतलब नहीं होता, निबंध होता ही है अपने आप से, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना, कभी भी डाउट मत रखना। अब जैसे आप लोगों का क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पर है, क्या मैं निबंध में केवल एक ही पेन यानी नीला का प्रयोग कर सकता हूँ? ये कैसा क्वेश्चन मेरे पास कमेंट में आए हुए हैं और मैं बिल्कुल कहूँगा आप लोगों से। देखो, मैं ये अगर आप लोग कहोगे, यहाँ पे ये कुछ नहीं है कि क्या केवल आप नीला काला, नहीं, सिंपली है। हेडिंग्स के लिए क्या करना है? हेडिंग्स के लिए आप लोग ब्लैक पेन का यूज करिएगा। अगर हल्का डार्क चल जाए तो चलेगा, स्केच मत लिखिएगा, स्केच से ना लिखिएगा, मैं नहीं कहूँगा, स्केच से फैल जाता है, ठीक है? और बाकी अदर के लिए जो उसमें सब्जेक्ट्स वगैरह लिखेंगे, उसमें आप ब्लू पेन का यूज करेंगे। 2 पेन का यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एग्जाम जो है एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है? यानी कि हेडिंग्स के लिए ब्लैक और ब्लू का ऐसे यूज कर लेना, ठीक है? और सबसे अच्छी बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, जैसे किसी वैज्ञानिक का नाम लिख रहे हैं, तो उसमें अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक? क्या कर दीजिएगा? अंडरलाइन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा? इससे थोड़ा-सा अट्रैक्टिव और एग्जामिनर का सीधे मेन पॉइंट फोकस जाएगा उस पे, ठीक है? उपसंहार लिखना क्यों ज़रूरी है? कंक्लूज़न, जिसे आप इंग्लिश में जब आप ऐसे लिखेंगे तो कंक्लूज़न लिखेंगे वहाँ पर। तो उपसंहार लिखना क्यों ज़रूरी है? क्वेश्चन आप लोगों का बन रहा होगा। मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ उपसंहार लिखना क्यों ज़रूरी है। जैसे एक मतलब कि कोई मूवी चलती है, तो मूवी में लास्ट सीन ऐसा होता है कि उसी 10-5 मिनट में आप उस लास्ट सीन को देख लीजिए, तो आप पूरी मूवी के बारे में बता सकते हैं आखिर शुरुआत में क्या हुआ होगा, ठीक है? तो आप सिंपली मान लीजिए, कंक्लूजन होता क्या है? पूरी मूवी का निचोड़ होता है। तो पूरे निबंध का निचोड़ क्या होता है? कंक्लूजन। कभी-कभी एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता कि आपके पूरे निबंध को पढ़ सके, तो केवल और केवल कंक्लूजन यानी उपसंहार पढ़ता है और उसी की बेसिस पे 8 नंबर 7 नंबर जो भी देने होते हैं वो दे देता है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर राइटिंग खराब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्या नंबर कटेंगे? अगर राइटिंग खराब है तो क्या नंबर कटेंगे? मैं बिल्कुल कहूँगा नहीं कटेंगे। आप मेरी राइटिंग देखेंगे तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ, इससे खराब राइटिंग किसी की नहीं होगी।
ठीक है। तो क्या राइटिंग के कटेंगे, राइटिंग सुंदर हो या ना हो चलेगा, बस साफ लिखा हो, ये चीज़ याद रखना। अगर आपने राघव लिखा है तो अब देखिए राघव आपको पढ़ने में आ रहा होगा, लेकिन आप कहो ये ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दें, अब ये आपको पढ़ने में आ रहा है राघव, नहीं, ये गलत है। भले हालांकि मेरी राइटिंग नहीं अच्छी, बट आप सिंपली आप देख सकते हैं हाँ राघव लिखा है साफ साफ, तो यहाँ पर ये चीज़ सही हो जाएगी, ठीक है। यानी कि राइटिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल शब्द साफ होने चाहिए। निबंध का मुख्य टॉपिक कौन से हैं जो 2026 में आ सकते हैं, ये भी आप लोगों के डाउट है, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। देखो नंबर 1 पे मैं बताऊँ, आप लोगों को टॉपिक बताता हूँ, फिर मैं आपको पूरा विधिवत बताऊंगा, एक एक टॉपिक्स को समझाते हुए चलूंगा। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए विज्ञान वरदान या अभिशाप आ सकता है, क्या आ सकता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है, यह आ सकता है आप लोगों का। ये आपका एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, दूसरा टॉपिक क्या है, वो है आप लोगों का जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण। क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। ये टॉपिक आप लोगों का 100% पूछा जाएगा, ऑप्शन में पूछ सकता है, हो सकता है कि दोनों ऑप्शन में आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तीसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है आप लोगों का, तीसरा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है और बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है, इस पे तो आप लोग पूरा लिख ही सकते हैं, आपको सब पता ही है, रोकने के क्या उपाय सब, ठीक है, उनके बारे में जान लीजिएगा। चौथे नंबर पर बात करते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्वदेश प्रेम। आप अपने देश के बारे में लिख सकते हैं, स्वदेश से आप कितना प्रेम कर सकते हैं, इस देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपकी, ठीक है, स्वदेश प्रेम हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 पे आपका क्या आएगा, टॉपिक नंबर 5 पे आएगा जैसे आप जानते हैं नारी शिक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नारी शिक्षा। मैं आपको 10 टॉपिक्स बताऊंगा और 2-3 टॉपिक्स को विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। नारी शिक्षा के बाद बात करें अगर आप लोगों के आगे की इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इतने आप तैयार कर लीजिएगा मुख्य टॉपिक्स जो आप लोगों को बहुत डाउट्स होते हैं। आगे बढ़े, क्या हेडिंग्स को बहुत लंबा लिखना चाहिए, कभी कभी होता है, जैसे आप जैसे प्रदूषण के प्रकार एक हेडिंग बन गई के प्रकार। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, बहुत लोग होंगे ब्रैकेट में करके वायु, जल, अग्नि, ये सारी चीज़ें कर देंगे, ध्वनि, ये सब कर देंगे, ये गलत है। मैं आपको सिंपली बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखो नहीं, हेडिंग छोटी सटीक होगी चलेगी, ये चीज़ याद रखना, लेकिन हाँ विवरण अगर आपने हेडिंग बनाई है, आपने हेडिंग को चुना है, तो हेडिंग से नीचे कम से कम 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन से कम तो होनी नहीं चाहिए। हेडिंग एक लाइन की नहीं बनानी, याद रखना, अगर कोई टॉपिक एक लाइन में है तो उसको अलग कवर अप कर दीजिए, हेडिंग्स में मत रखिए, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने बता दी, अब मैं आप लोगों को बारी बारी से निबंध बताता हूं, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहला टॉपिक है विज्ञान वरदान या अभिशाप। देखो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस अ बून आर अ कर्स, ठीक है। बून मतलब क्या होता है, वरदान, और कर्स मतलब श्राप यानी अभिशाप, ठीक है। यह निबंध जो है लगभग हर साल आता है, इसे संतुलन के साथ लिखना चाहिए, और हमेशा मैं कहता हूँ कि 1-2 निबंध आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे बहुत सहायता मिलती है, ठीक है। अब बात करें रूपरेखा की, तो प्रस्तावना, आधुनिक युग जो है विज्ञान का चमत्कार, मैं सिंपल छोटा करके लाया हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्या है विज्ञान, प्रस्तावना में क्या करना, आधुनिक युग विज्ञान का चमत्कार है। विज्ञान वरदान के रूप में यातायात, रेल, बस, हवाई जहाज, संचार, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, चिकित्सा, एक्सरे, टीकाकरण, कठिन ऑपरेशन, दैनिक जीवन में क्या है, बिजली, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर आदि में बहुत यूज होता है। विज्ञान अभिशाप के रूप में कहाँ है, विनाशकारी परमाणु बम हो गए, प्रदूषण हो गया, साइबर क्राइम हो गया, मोबाइल का दुरुपयोग, ये सारी चीज़ें आ जाएगा विज्ञान अभिशाप के रूप में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। उपसंहार में आप लोग क्या करेंगे, विज्ञान एक साधन है, इसका सही उपयोग ही मानव कल्याण की कुंजी है। विज्ञान की शक्ति है अपार, मानव करती बेड़ा पार। मतलब स्लोगन जरूरी है, स्लोगन आप लोग लिख देंगे, ब्लैक से लिखना एकदम बीच पेज पे, गजब का इम्पैक्ट पड़ेगा, गजब का इम्पैक्ट आएगा। विज्ञान की शक्ति है अपार, मानव की करती बेड़ा पार, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है हमारा, प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान के बारे में बताते हैं। आज के समय में सबसे ज्वलन समस्या है, ये चीज़ जानते हैं, प्रदूषण सबसे डेली बढ़ती है। प्रस्तावना में क्या लिखना है, प्रदूषण क्या है और क्यों बढ़ रहा है, इस चीज़ पे लिखना है। उसके बाद प्रदूषण के प्रकार में क्या लिखना है, वायु के, धुएं के, रसायनों से हवा का जहरीला होना, और भी आप टॉपिक्स यूज कर सकते हैं, मृदा प्रदूषण, ठीक है। जल, नदियों में फैक्ट्रियों का कचरा, ध्वनि में लाउडस्पीकर और मशीनों के बारे में लिख देना। उसके साथ मृदा में आप लोग आ जाइएगा, मृदा में क्या है, प्लास्टिक और कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है, ग्लोबल वार्मिंग,
नई बीमारियां पनप रही, ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ठीक है, समाधान में क्या है, वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा का प्रयोग, प्लास्टिक पर प्रतिबंध। देखो मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका उपयोग मानव पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता है, मैं सिंपली कह सकता हूँ, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन कम कर सकता है। उपसंहार में धरती को बचाने के लिए प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी है, ये चीजें हो जाएंगी। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि एक विकराल समस्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आर्थिक और सामाजिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। रूपरेखा में क्या करना, प्रस्तावना। भारत में बढ़ती जनसंख्या का वर्तमान स्थिति। जनसंख्या वृद्धि के कारण अशिक्षा, गरीबी, धार्मिक अंधविश्वास, बाल विवाह वगैरह सारी चीजें। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं क्या है, बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी, आवास की समस्या और महंगाई। जमीन आप लोग देख रहे हैं कितनी महंगी होती जा रही, क्यों? क्योंकि अब 10 फुट जमीन के में डिवाइडर कितने हो गए, 5, कितने हो जाएंगे आगे, 10। वो जमीन बढ़ेगी तो नहीं, जमीन उतनी ही रहेगी। एक स्लोगन में आप लोग पहले उपसंहार पढ़ लीजिए। नियंत्रण के उपाय जैसे परिवार नियोजन, शिक्षा, प्रचार विस्तार, विवाह आयु की सख्ती से पालन करिए, हो जाएगा। उपसंहार में छोटा परिवार, सुखी परिवार ही विकास का आधार है। स्लोगन में जनसंख्या पर पावर हो तभी मिटेगा दुख का। ये सारी चीजें हो जाएंगी इसकी। स्वदेश प्रेम, जिसे आप जानते हैं लव फॉर कंट्री, अपना भारत देश के बारे में जो भी भारत में है तो भारत से लिखेंगे। क्या लिखना है मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूँ। यह एक भावुक निबंध है, इसमें देशभक्ति की कविताएं जरूर डालना और रूपरेखा आप लोग जैसे प्रस्तावना। जन्मभूमि का महत्व, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद पापी गिरीश। ठीक है, उसके बाद स्वदेश प्रेम का अर्थ क्या है, अपने देश की मिट्टी, भाषा और संस्कृत से प्रेम। महान देशभक्तों के उदाहरण जैसे भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इनको ब्लैक से लिखना। क्या मैंने कहा, अभी कुछ मैंने बताया था ना आप लोगों को, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पे इम्पैक्ट सीधे पड़ेगा, उनको ब्लैक से लिखना या फिर आप उनको अंडरलाइन कर देना, तो उसको इम्पैक्ट पड़ेगा और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे वो। नागरिकों का कर्तव्य क्या है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। उपसंहार में हम सबका गौरव हमारे देश से ही है। कविता पंक्ति में क्या होगा, जिसमें न निज गौरव न निज देश का अभिमान, वह नर नहीं है पशु निरा है वह मृतक समान। ये कविता मैंने पढ़ी थी कक्षा 7 में और काफ़ी इम्पोर्टिव कविता है। 5 नंबर पे नारी शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आता है, जिसे वुमेन्स एजुकेशन कहते हैं। आधुनिक शिक्षा भारत का निर्माण के लिए सबसे जरूरी है और मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि उतना ही हक उनको मिलना चाहिए जितना एक मानव को मिलता है, एक जीव मतलब मनुष्य को मिलता है, व्यक्ति को मिलता है, पुरुष को मिलता है, उतना ही महिलाओं को भी हक मिलना चाहिए। प्रस्तावना में समाज में स्त्री का स्थान, प्राचीन काल में स्थित गार्गी, मैत्री जैसी विदुषी महिलाओं को उल्लेख। नारी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, एक शिक्षित नारी 2 परिवारों को शिक्षित करती है, एक तो जहाँ से वो आती है वो, एक जो जहाँ वो जाती है वो। नारी शिक्षा के लाभ क्या, आर्थिक स्वावलंबन, बच्चों का बेहतर भविष्य होगा, सामाजिक बुराइयां, दहेज आदि का अंत होगा। उपसंहार में नारी के लिए शिक्षित करना ही राष्ट्र को सशक्त बनाना है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, एक चीज याद रखना कि अगर आप इन निबंधों को पढ़ रहे हैं तो रटने की जगह केवल हेडिंग्स को याद करें, अंदर की बातें आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। पेपर में लिखने का तरीका, काले स्केच की हेडिंग डालें, बीच बीच में 2 लाइन का स्लोगन लिखें, हैंड राइटिंग साफ रखें और हर हेडिंग के बीच एक लाइन छोड़ें। अगर आप वही हेडिंग करते हैं गैप छोड़ दीजिए, फिर दूसरी लाइन करें, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, निबंध कैसे लिखना है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के डाउट बन रहे हैं तो उनको भी सॉल्व करना मेरा फर्ज है। और अब निबंध पर 1-2 वीडियो नहीं आएंगे आप लोगों के, और हिंदी की क्लासेस में 3 वीडियो और दूंगा हिंदी में। अभी मैं मोस्टली 30 मिनट की 3 वीडियो दूंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा, और हिंदी से फिर मैं अलग सब्जेक्ट में 15 तारीख के बाद जाने लगूंगा। ठीक है, तो आशा है, उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।